एनाफाइलैक्सिस ये एक बहुत एमरजेंसी सिचुएशन होती है। इसमें ये होता है कि जिस मरीज़ को ये सीवियर किस्म का एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो उसको अगर आप उसके इलाज में चंद लम्हों की सुस्ती भी हो जाए तो वो मरीज़ के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, मतलब जान जान पे ख़तरा हो सकता है। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं इसके बारे में मज़ीद डिस्कस करूं, तो पहले मैंने आपको ये बताना था कि मैंने जो है ना कुछ दिन पहले अपनी जो है ना वेबसाइट ubbedbibi.com के नाम से लॉन्च कर दी है। तो ख़ास तौर पे जिन लोगों को रीडिंग का शौक़ है वो मेरी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। मैं बहुत सारी बीमारियों के मतलब इस वेबसाइट पे पोस्ट लगाता रहता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा कोई और ट्रेंडिंग टॉपिक हो तो उस पर भी जो है ना मैं इस वेबसाइट पे पोस्ट लगाता हूँ। ठीक है, तो चलें आते हैं जो है ना इस जो है ना जो इस एनाफाइलैक्सिस के मतलब जो आज की वीडियो का टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि ये जो है ना अगर जो है ना मतलब जैसे मैंने बताया ना कि चंद लम्हों की, चंद सेकंड, चंद मिनटों में जो है ना मरीज़ के लिए बहुत ख़तरनाक ये साबित हो सकती है प्रॉब्लम। तो आम तौर पे ये जो एलर्जिक रिएक्शन होता है वो जो है ना मरीज़ को जो है ना किसी मतलब जो है ना फूड सब्सटेंसेस से, या इवन मिसाल के तौर पे पीनट से, या लेट से कोई जो है ना वो शायद की मक्खी ये बेड़ काट गई है। ठीक है, या कोई ऐसी और चीज़ जिससे भी बंदे को एलर्जी होती है। ख़ास तौर पे अगर पहले एक दफ़ा का रिएक्शन हो तो वो जो है ना वो दोबारा अगर इस तरह का रिएक्शन हो जाए तो वो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो बेसिकली जो आपका इम्यून सिस्टम है, जो है ना वो उसमें एकदम से जो है ना बहुत ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस निकलते हैं, जिसकी वजह से इंसान शॉक में चला जाता है। यानी कि इंसान का ब्लड प्रेशर बिल्कुल अचानक वो डाउन हो जाता है। ठीक है, और आपकी जो सांस की नालियों जो है ना वो उसमें ब्लॉक आ सकता है, यानी कि ज़हर सांस रुकने का बहुत ख़तरा होता है। ठीक है, और आपकी जो नब्ज़ है वो एकदम से तेज़ हो सकती है लेकिन वीक होती है। आपकी स्किन पे एकदम से रैश हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा उल्टी जो है ना और मतली वगैरह हो सकती है। तो जो इसके कॉमन ट्रिगर्स हैं, मतलब जो मैंने बताया ना कुछ खुराक में ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आगे आगे चल के बताऊँगा, या फिर कोई किसी को किसी मेडिसिन से कोई रिएक्शन है। ठीक है, या फिर जो है ना कोई मैंने बताया ना जैसे कोई इंसेक्ट बाइट हो गई है। ठीक है, या लेटेक्स वगैरह से जो है ना ये इसके जो है ना इस तरह के जो चीज़ें होती हैं उससे जो जिस बंदे को रिएक्शन मतलब ख़ासतौर पे पहले हुआ तो दोबारा भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो बेसिकली ये ना किसकी एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, जो एक तरह का ऑटो इंजेक्शन है। ठीक है, तो वो मैं आगे उसकी तफसील बताता हूँ। ठीक है, तो बाकी ये कि अगर आपके पास वो ऑटो इंजेक्टर नहीं है तो फौरी तौर पे आप इमरजेंसी में और रब्ता करें। और बेहतर है कि ख़ास तौर पे जिन लोगों को पहले इस तरह का कोई छोटा मोटा रिएक्शन हुआ है तो उनको तो ये वैसे ही जो ऑटो इंजेक्टर जो है ना इंजेक्शन जो है ना वो साथ रखना चाहिए। ठीक है, इससे पहले मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज इसके बारे में मैं थोड़ी तफसील से बात करूंगा। अच्छा, पहले तो मैं आपको इसकी जो है ना जो इस एलर्जिक रिएक्शन मतलब एनाफाइलैक्सिस जो है ना इसकी जो सिम्टम्स बता दूं। ठीक है, मतलब क्या अलामत होती हैं। जैसा कि मैंने बताया ना कि जब भी कोई जो एलर्जिक सब्सटेंस है उससे एक्सपोजर हो जाए तो आपकी चंद मतलब मिनटों सेकंडों में उसकी जो अलामत स्टार्ट हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों में थोड़ी देर से स्टार्ट होती हैं, मतलब आधे घंटे के बाद। ठीक है, या इवन उससे भी थोड़ा देर हो सकती है। कुछ बहुत ही रेयर केसेस में जो है ना वो मतलब एलर्जी जो है ना चंद घंटों के बाद भी उस जो एनाफाइलैक्सिस मतलब हो सकती है। ठीक है, तो उसमें जो जब ये इसकी जो एनाफाइलैक्सिस बंदे को होती है तो उसमें जो जो सामने चीज़ें आती हैं, एक मतलब स्किन का रिएक्शन होता है। ठीक है, मतलब जो है ना वो उस पर जो है मैंने तो इसके बहुत सारे पेशेंट देखे हैं। बहुत ज़्यादा इचिंग मतलब बहुत सख्त खारिश हो सकती है आपकी जिल्द में। ठीक है, और हाइव्स बन सकते हैं, मतलब वो जो ऐसे उभरे उभरे उसे जो है ना वो गुब्बारे से स्किन से वो जो स्किन पे निकल आते हैं। ठीक है, या स्किन बिल्कुल आपकी पेल हो सकती है, फ्लश्ड हो सकती है। ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल एकदम से गिर सकता है, मतलब हाइपोटेंशन हो सकता है। ठीक है, और आपकी जो एयरवेज हैं, ठीक है, मतलब जो है आपकी सांस की नालियाँ वो जो है ना वो एक तरह की बंद होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आपकी जो ज़ुबान में वो एकदम से सूजन आ सकती है, गले में सूजन हो सकती है, जिसकी वजह से वीजिंग और मतलब जो है ना बहुत सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो सकती है। फिर जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि आपकी जो नब्ज़ है वो बहुत तेज़ी से चलती है और लेकिन वीक होती है। अच्छा, इसके अलावा मतली उल्टी और पेचिश भी लग सकते हैं, आपको चक्कर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए आपको या आपके बच्चे को या कोई ऐसा आपका क्लोज रिलेटिव है ठीक है घर में, तो वो जो है ना आप बिल्कुल ये इंतज़ार ना करें कि सिम्टम मतलब इसकी अलामत चंद लम्हों में ख़त्म हो जाएंगी। फौरी तौर पे आप इसकी ट्रीटमेंट सीख करें। ठीक है,
तो इसका जो मैंने इंजेक्शन जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक इंजेक्शन होता है जो एमरजेंसी की सिचुएशन में लगा लेना चाहिए, वो बेसिकली एपिनेफ्रिन यानी एड्रेनलिन का ऑटो इंजेक्टर होता है, ठीक है। तो वो आपके पास इस तरह का वो इंजेक्शन होना चाहिए, ख़ास तौर पे जो लोग प्रोन है कि मतलब पहले उनको कोई इस तरह का मादी में रिएक्शन हुआ है तो उनको ये इंजेक्शन उनको लाजमी साथ रखना चाहिए। तो वो फौरी तौर पे जो है ना आप मरीज़ को लगा दें, ठीक है। तो मतलब वो जो है ना बेसिकली उसका तरीका जो है ना वो मैं थोड़ा आगे चल के बताऊँगा कैसे लगाते हैं। तो मतलब ये है ना कि उसमें जब इंजेक्शन लगा भी दें तो फिर भी आपको इमरजेंसी में फिर भी आपको अस्पताल में जाना चाहिए। ये नहीं मतलब ये नहीं है कि आपने इंजेक्शन लगा दिया तो हर चीज़ कंट्रोल में होगी। वो एक इमरजेंसी का कंट्रोल है, क्योंकि अगर वो इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन सीरियस हो सकती है। तो उसमें मतलब जो है ना आप अस्पताल फिर भी जाएँ मतलब इंजेक्शन लगाने के बाद भी, क्योंकि सेकेंड रिएक्शन भी जो है ना भी वो हो सकता है, ठीक है। तो बेहतर हॉस्पिटल में इसकी वो ट्रीटमेंट करवा लें, ठीक है। तो अगर तो इस तरह की मादी में आपको अटैक हुआ है तो फिर आप ये वैसे भी डॉक्टर से आपको वो कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है, ताकि उसकी जो है प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट हो सकती है। वैसे तो इसकी मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये कि आप जो है ना एलर्जी आपको ख़ास तौर पे जो है इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप एलर्जी वाले जो मतलब जो है ना हॉस्पिटल में सेक्शन होता है या इम्यूनोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे आप ज़रूर बेहतर है कंसल्ट करें। इससे पहले मैंने जो है ना एलर्जी वाली कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, जो है ना वो बहुत मालूमाती वीडियो हैं, वो आप देख सकते हैं। मेरी जो इस चैनल पे काफ़ी बीमारियों की वीडियो हैं, तो उसमें एलर्जी वाली भी वीडियो हैं, ठीक है। तो एक ये जो मैं आज जो एलर्जी की बात करूँ, ये बेसिकली सीवियर एलर्जिक रिएक्शन या एनाफाइलैक्सिस होता है। एक तो वैसे एक इंसान को एलर्जी होती है ना, जैसे जल्द की एलर्जी है, ठीक है। फिर इस तरह का जो सांस की एलर्जी है जिसको दमा बोलते हैं, तो ये मतलब ये सारी बेसिकली एलर्जी हैं। लेकिन जो एकदम से सीवियर किस्म का जो एलर्जिक रिएक्शन किसी चीज़ के सब्सटेंसेस के लेने से, कोई ऐसी चीज़ या आपको कोई मतलब कीड़ा काट गया, ठीक है, वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। तो एलर्जी की बीमारियां जो है ना वो वैसे बहुत होती हैं, लेकिन ये ना कि ये जो आज मैं जिस बीमारी की बात कर रहा हूँ मतलब एनाफाइलेक्सिस की, ये जो है ना एक बहुत सीरियस किस्म का एलर्जिक रिएक्शन होता है जो एकदम से आपको होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक इमरजेंसी की सिचुएशन होती है। अच्छा, अब मैं इसकी कॉजेज़ बता दूं कि मतलब किस वजह से होती है। बेसिकली तो जो आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, जो मतलब आपका मदाफ़ती निज़ाम है बीमारियों के अलावा, वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, जो मतलब बहुत सारे जो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस वगैरह, उनसे बचाता है। लेकिन मतलब ये है कि जो भी जो जरासीम जो आपके लिए नुकसानदेह हैं उसके खिलाफ तो ये इम्यून सिस्टम जो ज़ाहिर है उसका अच्छा काम है कि उनसे वो बचाता है। लेकिन यह कि कुछ लोगों का जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो ओवर रिएक्ट करता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं मतलब ये ना कि जो आपके जो ऐसी चीज़ें सब्सटेंसेस जो मिसाल के तौर पे खुराक में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली आपको फ़ायदा ही पहुंचाती हैं, नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो है ना आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल जो एलर्जी की जो सिम्टम होती हैं, जो एलर्जी के मरीज़ होते हैं, जैसे स्किन के जो है ना प्रॉब्लम होती हैं या और तरह की एलर्जी के पेशेंट होते हैं, वो ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है। लेकिन जो जो मैं आज जिसकी बात कर रहा हूँ एनाफाइलेक्सिस की, वो बहुत मतलब जो है ना एनाफाइलेक्सिस अगर हो जाए तो ये सीवियर जो एलर्जिक रिएक्शन ये वो ख़तरनाक होता है, ठीक है। तो अगर तो आपको आपको इस तरह का कोई माइल्ड भी रिएक्शन हुआ है पहले माजी में या आपके बच्चे को, तो जो ना वो आप सीरियस रिस्क दोबारा होने का ख़तरा, मतलब मिसाल के तौर पे किसी ने कोई आपने ऐसा इंजेक्शन लगवा लिया, ठीक है, जिससे आपके एलर्जी का रिएक्शन हो गया, तो अगर तो वही इंजेक्शन या कोई ऐसी मेडिसिन जो है ना वो जिससे पहले एलर्जिक रिएक्शन हो वो दोबारा आप उससे एक्सपोज होंगे लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का जो रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर जो बच्चों में जो ट्रिगर्स होते हैं जो ना ख़ास तौर पे उसमें फूड एलर्जीज होती हैं, जैसे पीनट्स होते हैं, ट्री नट्स होते हैं। बच्चों को फ़िश या शेल फिश मतलब फ़िश से एलर्जी हो सकती है, शेल फिश से, वीट से, इवन साय से और सेसम, और इवन कुछ बच्चों को दूध से भी एलर्जी होती है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ना मतलब फिर बड़ों में जो है ना मतलब बड़ों में भी इन चीज़ों से सारी जो मैंने अभी बताई हैं बच्चों के लिए उससे एलर्जी हो सकती है। लेकिन इसके अलावा बड़ों में ये जो वो है मतलब जो अडल्ट पेशेंट्स में कोई एंटीबायोटिक्स द्वारा भी एलर्जी कॉज कर सकती हैं, ठीक है। मतलब आप बीमारी के लिए एंटीबायोटिक ले रहे हैं और वही एंटीबायोटिक आपको ये एलर्जिक रिएक्शन का बायस बन सकती है, ठीक है। इसके अलावा एस्पिरिन से एलर्जी हो सकती है, ठीक है।
और जो कुछ पेन लीवर आते हैं वो द काउंटर जो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाते हैं, उनसे भी एलर्जी होती है। या फिर जो किसी ने कोई इमेजिंग टेस्ट कराया उसमें इंट्रावीनस कंट्रास्ट मटेरियल यूज़ हुआ है तो उससे भी इंसान को एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको शहद की जो है वो मक्खियाँ या काट लें, बेड काट लें, ठीक है, ठीक है, हॉर्नेट्स, येलो जैकेट्स और जो फायर एंट्स होती हैं वो काट लें तो वो जो है ना आपकी वो से एलर्जिक रिएक्शन का बायस बन सकती है। लेटेक्स से आपको जो है ना एलर्जी हो सकती है, ठीक है। इवन कुछ लोगों में तो एलर्जी जो है ना इवन मतलब इन चीज़ों के अलावा वैसे तो ये रेयर ही है, लेकिन यह कि कुछ लोग अगर इवन एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे जॉगिंग करेंगे या इवन थोड़ी वॉक भी कर सकते हैं, वॉक में भी कोई फिजिकल मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी मतलब इतनी इंटेंस ना भी हो तो उससे भी कुछ कभी कभी एलर्जी हो सकती है, ठीक है। फिर यह कि कुछ कुछ ऐसी खुराकें हैं, ठीक है, जो एक्सरसाइज से पहले या जो ना, या अगर आप एक्सरसाइज अपनी बहुत ज़्यादा हॉट वेदर में या बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर में या ह्यूमिड वेदर में करें तो वो कुछ लोगों में जो है ना इससे भी जो है ना ये रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो है ना ये एलर्जिक रिएक्शन जो है ना वो किसी भी सिचुएशन में आता है। इवन कुछ लोगों को ये जो मैंने ट्रिगरिंग फैक्टर बताए उसके बगैर भी जो है ना एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जिसको हम इडियोपैथिक एनाफाइलेक्सिस की टर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी इडियोपैथिक का लफ्ज़ आप पढ़े ना तो उसका मतलब है कि इसकी कॉज अननोन है, ठीक है। तो ऐसे ख़ास तौर पे जो पेशेंट्स होते हैं ना जिनको इसका रिएक्शन का रिस्क होता है उनको तो ये ऑटो इंजेक्टर जो एपिनेफ्रिन का जो मैंने पहले बताया वो ज़रूर कैरी करना चाहिए। और फिर यानी आप अपने डॉक्टर से रेगुलरली इन टच रहें ताकि आप प्रिकॉशंस मतलब लेने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर अब मैं रिस्क फैक्टर थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। इसके कोई ज़्यादा रिस्क फैक्टर तो नहीं है, लेकिन यह कि अगर तो मतलब जिन चीज़ों से ये ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है, अगर तो आपको प्रीवियस मतलब एनाफाइलेक्सिस की हिस्ट्री है, ठीक है, तो दोबारा जो अगर रिएक्शन होगा खुदा न खास्ता तो वो ज़्यादा सीरियस हो सकता है, ठीक है। मतलब पहले रिएक्शन से दूसरा रिएक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। फिर यह कि जैसे कुछ लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम है, जैसे स्किन की एलर्जी है या मिसाल के तौर पे दमे की बीमारी, बेसिकली वो एलर्जी की बीमारी होती है। तो इन लोगों को इस चीज़ मतलब सीवियर किस्म के एलर्जिक रिएक्शन जो मैं आज बात कर रहा हूँ एनाफाइलेक्सिस का ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। फिर यह कि कुछ 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 हार्ट की कंडीशन होती हैं या फिर एक जो है ना कुछ वाइट ब्लड सेल जो मेस्ट्रोसाइट साइट्स होते हैं वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएं, जिसको मेस्ट्रोसाइटोसिस कहते हैं। मतलब उन ऐसे लोगों में भी ये जो है ना एलर्जिक ये रिएक्शन का चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन में ज़्यादा इसकी यही कॉम्प्लिकेशन है कि ये बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है और मतलब एकदम आपकी जो है ना सांस रोक सकती है, हार्ट बीट रुक सकती है। तो ये मतलब ये चूँकि एलर्जिक जो रिएक्शन मतलब एनाफाइलेक्सिस जो है ना ज़ाहिर है इसकी मतलब सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके जो थोड़ा इसके बारे में प्रिवेंटिव मेजर्स बता दूँ कि कैसे आप इस चीज़ से आपको बचा सकते हैं। तो सबसे पहले ज़ाहिर इंपॉर्टेंट बात है कि जिस चीज़ से भी आपको एलर्जिक या पहले ख़ास तौर पे मादी में एलर्जिक रिएक्शन हुआ था तो उस चीज़ से अगर आप बच सकें तो वो जो है ना वो ज़ाहिर है ये एक तरह का बहुत ज़्यादा अच्छा हिफाजती इक़दाम है, ठीक है। फिर यह है कि यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो यार फिर यह कि जो है ना वो मेडिकल अलर्ट होते हैं, नेकलेस वो पेशेंट पहनते हैं या ब्रेसलेट पहनते हैं तो कि मतलब ये पता चलता है वो हॉस्पिटल में जाते हैं कि इनको पहले किसी ख़ास दवाई से या किसी और सब्सटेंस से एलर्जी है, ठीक है। और अगर तो आपके पास एमरजेंसी किट मौजूद है, मतलब जो एपिनेफ्रिन ऑटो इंजेक्टर की मैंने बात की है, ठीक है, तो उसके वो आप ज़रूर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसकी एक्सपायरेशन डेट चेक करें और मतलब एक्सपायर उसके जो आपका जो उसका प्रिस्क्रिप्शन है वो मतलब जो ना एक्सपायरी डेट से पहले रीफिल करवा लें, ठीक है। और मतलब जब आप भी हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको ये डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए, कोई भी किसी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो क्या आपको फ़लाँ चीज़ से एलर्जी है, ठीक है। तो फिर यह कि अगर लेट से कि आपको स्टिंगिंग जो इंसेक्ट्स हैं उससे एलर्जी है तो उस पर ज़ाहिर है कॉशन यूज़ करें। मतलब आप बाहर अगर इस तरह निकलते हैं जहाँ पे आपको स्टिंगिंग इंसेक्ट्स हैं तो आप लॉन्ग स्लीव शर्ट्स पहने, ठीक है। और ऐसे नंगे पाँव घास वगैरह पे ना चलें, ठीक है। ब्राइट कलर के ज़्यादा कपड़े ना पहने और परफ्यूम वगैरह ज़्यादा ना लगाएं, क्लोन्स वगैरह या सेंटेड जो लोशन होते हैं, ठीक है। और कोई जो ओपन सोडा कैन जो बाहर आउटडोर मिलते हैं वो उससे वो कुछ ना पिए, ठीक है। और ऐसा कोई आपके पास मतलब कोई बेड हो इस तरह की जो है ना शायद की मक्खी हो आपके आप वो करीब है काटने के तो उससे वो लड़ाई ना करें, ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं, आपको ज़्यादा काटेंगी, ठीक है।
तो अगर तो आपको फूड की एलर्जी है तो फिर आप जो है ना फूड के लेबल केयरफुली चेक करें। आमतौर पे जो फूड की कुछ चीज़ें होती हैं ना उस पर वो लिखा होता है कि जो है ना इस पर कोई जो है ना हम्म, कोई एक मतलब लेबल पे कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो वो आप सारा वो उसका पढ़ लें, ठीक है। और जिस जिस ज़ाहिर है जिस चीज़ से भी जिस फूड से भी आपको एलर्जिक होती है तो बेहतर है वो अवॉइड ही करें। अच्छा, तो फिर यह कि इवन कुछ लोगों में एलर्जी का, जैसे मैंने बताया ना, कुछ पता भी नहीं चलता कि किस चीज़ से एलर्जी है, तो वो जो है ना वो अपनी जो है ना अपनी एक तरह का अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें कि किसी वक्त भी इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो जो प्रिकॉशन मैंने पहले बताई उस पर अमल करें, ठीक है। अब आ जाते हैं कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम डायग्नोज कैसे करते हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है, एक तो ज़ाहिर है उसकी साइन सिम्टम जो हिस्ट्री प्रॉपर लेके उसके वो देखते हैं, ठीक है। और वो पूछते हैं कि किस चीज़ से आप, किसी फूड से एलर्जी वगैरह है या मेडिकेशन आपने कोई ऐसी खाई है, ठीक है। लेटेक्स से वगैरह जो है ना वो यूज़ किया है, ठीक है। और फिर ये इंसेक्ट के, अगर आपके मन कोई भी ऐसा इंसेक्ट तो नहीं काटा, ठीक है। और कभी कभी कुछ पेशेंट को हम ब्लड टेस्ट जो है ना एक वो कुछ एक एंजाइम होता है जिसको ट्रिप टेस्ट कहते हैं, वो जो है ना एनाफाइलेसिस में वो 3 से 4 गुना बढ़ जाता है, वो भी टेस्ट भी करवा सकते हैं, ठीक है। फिर यह कि जैसे मैंने पहले पहले अपनी जो एलर्जी की वीडियोज़ में बताया हुआ है, तो वो जो है ना कुछ लोगों को जो एलर्जी है उसके पर्टिकुलर वो जो स्किन टेस्ट आते हैं और ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें वो जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं, ठीक है। तो वो मतलब ये जो है ना इसकी एक तरह का मतलब वो पहले से ही मतलब एक तरह का आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि जो है ना इस पेशेंट को ये इस चीज़ से वो एलर्जी है। अब आ जाते हैं ये ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट मैंने बताया ना कि ये तो एक इमरजेंसी से सिचुएशन होती है, मैंने इसके बहुत सारे पेशेंट देखे हुए हैं। तो उसमें यह है कि अगर तो लेट से कि घर पे किसी को इस तरह का हो गया है, तो अगर एकदम से वो कि बिल्कुल नब्ज़ कमज़ोर हो गई है, तेज तेज जा रही है लेकिन वीक है, और उसकी सांस बिल्कुल वो नहीं आ रही, या उसका अब लगता है कि ये तो बंदा बिल्कुल जाने वाला है दुनिया से, तो वो आप सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन खुद ही स्टार्ट कर दें, ठीक है। मतलब आपको लगे कि इसका सांस रुक रहा है, हार्ट बीट स्टॉप हो गई है, तो फिर तो फौरी तौर पे ब्रीदिंग स्टॉप करें, ठीक है। ब्रीदिंग स्टॉप करने कह रहा हूँ, ब्रीदिंग मतलब स्टॉप हो गई है तो ज़ाहिर है उसको आप सीपीआर दें, ठीक है। सीपीआर की तो बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, वो आपने वीडियो में देखा, बल्कि फिल्मों में, ड्रामों में भी वो दिखाते हैं ना कि वो जो है ना वो चेस्ट पे वो उसको दो नीचे वो प्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर उसके माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे रहे होते हैं, मतलब अगर लेट से कि आपको पास वो ऑक्सीजन नहीं है तो, ठीक है। तो वो बेसिकली वो सीपीआर होता है, उसकी वो डिटेल तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अच्छा, मतलब ये कि एक एमरजेंसी, मैं समझता हूँ कि एमरजेंसी इस तरह की जो मेजर्स होते हैं वो हर बंदे को पता होना चाहिए। इवन वो ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिकल के आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज ना भी हो, तो ये सीपीआर का मैं समझता हूँ एक एमरजेंसी, मतलब सीपीआर में आप किसी भी एमरजेंसी में, मिसाल के तौर पे एक हार्ट अटैक बंदे को हुआ है तो सीपीआर उस टाइम पे भी यूज़ होता है, ठीक है। फिर ये कि ज़ाहिर है अगर बंदे को इस तरह का एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो एपिनेफ्रीन का जो और जिसको एड्रेनलिन जो है का इंजेक्शन जो है ना वो आपकी जो एक जो सीवियर किस्म का एलर्जिक रिस्पांस को उसको रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। फिर ज़ाहिर है ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट्स को, और जो है ना वो उसकी ताकि मतलब ब्रीदिंग आसान हो, ठीक है। फिर यह कि इसके इंट्रावीनस एंटी हिस्टामिन मेडिसिन आती हैं, या कोर्टिसोन का इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है। हाइड्रोकोर्टिसोन का आमतौर पे वो इंजेक्शन जो है ना आईवी हम वो देते हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो है ना जो आपकी जो एयर पैसेजेस की इन्फ्लेमेशन कम हो सके और आपकी सांस जो है ना वो जो है ना बहाल हो सके, ठीक है। फिर ये कि इसके अलावा बीटा एगोनिस्ट जैसे एल्बिट्रॉल आते हैं, उसके जो है ना वो दे सकते हैं जो है ना उसका जो, ताकि ब्रीदिंग जो मतलब आसान हो सके। अच्छा, तो अब अगर जो है ना घर में जो अगर किसी को इस तरह की इमरजेंसी हो गई है, ठीक है, मतलब आपको शॉक के जो साइन सिम्टम जो आपको मैंने नज़र मतलब पहले शुरू में बताए हैं, आपको लग रहा है कि ये पेशेंट पेशेंट बहुत ज़्यादा उसके लिए जान पे ख़तरा हो गया, तो फिर मतलब शॉक की सूरत में मतलब जो जो सिम्टम जो मैंने बताया ना पहले, कि ऐसे स्किन बिल्कुल पेल हो जाती है और बिल्कुल ठंडा इंसान पड़ जाता है, और जो है ना नर्वस बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, और तेज़ तेज़ चलती है, बिल्कुल सांस उखड़ रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, या मतलब बंदा बेहोश हो गया, तो फिर तो आप फौरी तौर पे जो भी आपका इमरजेंसी नंबर है उसको कॉल करें, ठीक है। और एपिनेफ्रिन का ऑटो इंजेक्टर है वो जो है ना वो पेशेंट की वो थाई में लगाना, ठीक है, जो हमारा घुटने से ऊपर का जो टांग का हिस्सा होता है उसमें वो देना, ठीक है। और मतलब उसमें ये ना कि अब ये आप ध्यान रखें कि पेशेंट वो नीचे ऐसे लेटा हुआ है, ठीक है, और उसकी जो टांगें उठी हुई हैं ताकि वो जो है
वो इंजेक्शन सही तरह दिया जा सकता है, उसका फिर असर भी हो। ठीक है, तो CPR ज़ाहिर है, अगर वो बिल्कुल बंदे की नब्ज़ जो है ना नहीं आ रही और उसका वो नब्ज़ बिल्कुल वीक हो रही है, ठीक है, और ब्रीदिंग भी बिल्कुल उसके सांस नहीं आ रही, तो CPR स्टार्ट कर दें, या फर्स्ट एड के जो मेजर्स होते हैं। ठीक है, और जो इंजेक्शन लगाने का जो है ना कि वो जो भी मैंने बताया ना कि जो ऑटो इंजेक्टर जो है ना, हर पेशेंट जिनको एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन पास्ट में हो चुका है, जिस तरह की रिस्क है, तो उसके पास होना चाहिए। जो बेसिकली उसमें जो ऑटो इंजेक्टर है उसको मैं लगाने का वो वैसे वीडियो भी डिफरेंट मौजूद हैं यूट्यूब पे या और जगह पे। ठीक है, तो बेसिकली वो एक कंबाइंड सिरिंज होती है, और इसमें जो नीडल होती है वो कंसील्ड होती है, वो नज़र नहीं आती, मतलब जो है ना वो एकदम से जब आप अपने जो थाई के ऊपर जो मतलब पेशेंट खुद भी लगा सकता है, थाई के वो प्रेस करते हैं ना थाई के साथ, तो वो जो है वो उसकी वो डोज चली जाती है। ठीक है, तो ये ऑटो इंजेक्टर बेसिकली ये ना कि आपको मतलब अब जो एनाफाइलेक्सिस को बहुत मतलब जानलेवा होने से वो बचा सकता है, मतलब आपकी ज़िंदगी बचा सकता है ये इंजेक्शन। ठीक है, और ज़ाहिर आपको सही तरह पता होना चाहिए इंजेक्शन लगाने के, जो लोग मरीज़ के इर्द गिर्द हैं, ठीक है, उनको भी पता होना चाहिए कि ये इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। बहुत आसान है, बस थाई के आगे वो साथ वो प्रेस करेंगे ना, उसका वो जो ऑटो इंजेक्टर है। मेरी वीडियो में साथ साथ इमेजेस भी आप लाजमी देखा करें, क्योंकि वो जो है ना वो साथ साथ मैं वो दिखा रहा होता हूँ चीज़ें जिसके बारे में मैं बात कर रहा होता हूँ। तो वो आप मरीज़ की थाई के साथ वो प्रेस करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी डोज चली जाएगी। ठीक है, तो बाकी ये कि इसकी कोई लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट तो कोई उस तरह मतलब एक तरह की कॉम्प्लिकेटेड वो ख़ास नहीं, मतलब ये है कि अगर आपको किसी का किसी चीज़ से रिएक्शन हुआ है पहले, ठीक है, तो जो है ना वो एलर्जी शॉट्स आते हैं, जो इम्यूनोथेरेपी जिसको हम कहते हैं, जो पहले मैंने अपनी एलर्जी की वीडियो में बताया हुआ है, वो आप लगवा लें। उसमें यह कि सीवियर रिएक्शन होने से आपका वो आइंदा वो बचत हो सकती है। ठीक है, कुछ केसेस में बदकिस्मती से वो ये ना कि ऐसी को जो है ना वो ऐसी वो नहीं है कि मतलब आप वो एकदम से वो इम्यूनोथेरेपी वो इंजेक्शन वो जो इम्यून शॉट्स जो है ना एलर्जी शॉट्स लगवा लेंगे तो फिर भी बच सकती है। लेकिन ये कि मतलब आपको इमरजेंसी के लिए वो तैयार रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है, ख़ासतौर पर जो एलर्जी वाले पेशेंट जो है ना, उनको कभी भी वो रिएक्शन किसी भी सूरत में किसी भी वक्त कर सकता है। ठीक है, और हमेशा जो मैंने बताया ना, जो सबसे बड़ी आपकी तरह के हिफाजती इकदाम है, जो ऑटो जो इंजेक्टर है एपिनेफ्रीन यानी एड्रेनलिन का, वो आप साथ रखें। ठीक है, तो ये थी जनाब वीडियो मेरी इसका एनाफिलैक्टिक रिएक्शन के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर वीडियो में के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। इसके अलावा मेरे चैनल पे अभी तक मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दी हैं मेडिकल की, उर्दू और इंग्लिश में। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि किसी ऐसी बीमारी के मतलब अभी तक मैंने वीडियो अपलोड नहीं की जो आपको है लगी हुई है, या आपके किसी क्लोज रिलेटिव फ्रेंड को है, तो ज़रूर कमेंट में पोस्ट करें। इंशाल्लाह जैसे मुझे टाइम मिला उस बीमारी के बारे में वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।